नमस्कार मित्रों, मैं गौरव कुमार अपने यूट्यूब चैनल JK अकेडमी बाय गौरव सर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी पोडोलॉजी की कड़ी को और आगे बढ़ाएंगे। कल की वीडियो में हमने जहां तक हिंदी पोडोलॉजी पढ़ा था, सीखा था, उसके आगे पढ़ेंगे। तो मित्रों, यदि इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो अवश्य देख लें। इस वीडियो के नीचे उसका लिंक रहेगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और मेरे चैनल पे नए हैं मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें, ऑल कर लें, जिससे कोई भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे उससे उनको भी उसका लाभ मिल सके। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, और दोस्तों वीडियो पूरा देखें, तभी आपको लाभ मिलेगा। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या होती है। मतलब भाषा के अधिगम में, हिंदी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या होती है। तो सवाल है कि व्याकरण ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भाषा। तो मित्रों, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाषा है। व्याकरण तो बाद में आया, लेकिन भाषा पहले आया, क्योंकि हम सब भाषा बोलते आ रहे हैं पहले से ही। उसमें अशुद्धियों को दूर करने के लिए तो व्याकरण का विकास बाद में हुआ, भाषा का पहले हुआ, तो इसलिए भाषा का महत्व ज़्यादा है व्याकरण से। हाँ, व्याकरण क्या करता है, भाषा में जो अशुद्धियाँ आ जाती है, जैसे बोलने के लिए, सुनने, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में जो भी अशुद्धियाँ आ जाती है उसको सही करने का काम करता है, शुद्ध करने का काम करता है। तो वह एक मात्र भाषाओं को शुद्ध करने का एक माध्यम है। तो इसलिए भाषा अधिक महत्वपूर्ण है। और भाषा सदा ही विकासमुखी रहा है, अर्जनशील रहा है। तो जैसे जैसे उसका विकास हुआ है तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ आई हैं, बहुत सारी अशुद्धियाँ आई हैं। तो व्याकरण का काम है जो परिवर्तन के कारण जो उसमें विकार उत्पन्न हुए हैं उसको बिगड़े हुए रूप को सही करने की कोशिश करना, ये आपका व्याकरण का काम है। अब है, आगे है, तो व्याकरण जो है वो भाषा का सहचर है, वो साथ साथ चलता है, लेकिन प्राथमिकता हम भाषा को ही देंगे। अब जो है, व्याकरण के बिना कोई भी भाषा शिक्षण अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि जैसे हम लोग अपना ग्रामीण परिवेश में रहते हैं तो ग्रामीण परिवेश की भाषा अलग होती है, किताब की भाषा अलग होती है। तो उसमें मेल करने के लिए आपको व्याकरण का जानकारी होना चाहिए। इसीलिए व्याकरण के बिना आपका भाषा का शिक्षण अधूरा है। तो व्याकरण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मात्र आपको व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो भी विद्यार्थियों में अशुद्धता है, चाहे वो बोलने में हो, चाहे वो पढ़ने में हो, चाहे वो लिखने में हो, जैसे विराम अवस्था का प्रयोग नहीं कर रहा है, कॉमा का प्रयोग नहीं कर रहा है लिखने में, बोलने में बोलते जा रहा है, कहीं रुक नहीं रहा है, इन सब सीधों का मुहावरा का प्रयोग नहीं कर रहा है, उपसर्ग, लकोक्ति आदि का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो इन सभी शब्दों को, इन सभी चीज़ों को सिखाने का कार्य व्याकरण का है मित्रों। तो ये व्याकरण की भूमिका यही है। अब जो हम बात करें, व्याकरण के 3 अंग महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक तो आप कह सकते हैं कि 3 महत्वपूर्ण में से आप पहले कह सकते हैं कि ध्वनि और शब्द पर विचार, ध्वनि पर विचार, शब्द पर विचार और वाक्य पर विचार। तो ध्वनि और शब्द और वाक्य, ये 3 अंग दे दिया गया है व्याकरण में। तो ध्वनि का मतलब जो भी आप स्वर, व्यंजन आदि पढ़ते हो, शब्द जो भी आप शब्द पढ़ते हैं, चाहे तत्सम हो, तद्भव हो, देशज हो, विदेशज जो भी हो, और जो आपका वाक्य है, जो वाक्य में आप पढ़ते हैं, मिश्रित संयोग, ये सारी चीज़ें इतना डिटेल में यहाँ नहीं जानना है। सिर्फ अंग की बात करें तो 3 अंग यहाँ पे महत्वपूर्ण हमको जानना है। अब व्याकरण पढ़ाने की विधियाँ कौन कौन सी होनी चाहिए? तो सबसे पहले निगमन विधि, आगमन विधि, 2 प्रमुख विधि हैं। तो निगमन का मतलब क्या होता है? मतलब निगल जाओ, ऐसे याद रख सकते हैं। निगमन का मतलब निगल जाओ। निगलने का मतलब जो आपको रटना है, जो आपको लिखा लिखाया मिला उसको रट जाना है, उसको कहते हैं निगमन में निगल जाना। जो नियम सूत्र है उसको याद कर लेना, ये निगमन विधि है। इसको समझने के लिए, इसको दो प्रणाली है इसको समझने के लिए। पहला है सूत्र विधि, दूसरा है पुस्तक विधि। सूत्र विधि मतलब जो सूत्र दिया हुआ है। अब पुस्तक विधि जो पुस्तक में लिखा हुआ है, उन पुस्तकों के माध्यम से पढ़कर उसको याद करना। तो इस प्रणाली से भी हम लोग व्याकरण सीखते हैं, जो अच्छा नहीं है, क्योंकि रटा रटाया बहुत दिनों तक रहता नहीं है। दूसरा है आगमन।
तो आगमन का मतलब क्या होता है, विभिन्न उदाहरणों को पढ़ने के बाद उससे जो भी नियम सूत्र निकलते हैं उसको आपको दिमाग में अपने आप बैठ जाता है, उसको कहते हैं आगमन। तो आगमन मतलब आना, सूत्र से आगमन मतलब उदाहरणों से जो भी आपको कार्य दिया गया है उन कार्यों से उसको निकालना, यही कहलाता है आपका आगमन विधि। तो आगमन विधि अच्छा है। अब जो है, अब भाषा संसर्ग विधि से भी हम व्याकरण को पढ़ाते हैं। इसमें लेखकों की कृतियों आदि को पढ़ाई जाती है, और जो भी लेखकों की कृतियाँ पढ़ाई जाती है तो ये वही लेखक की कृतियाँ तक ही होती है। तो इसलिए इसको हम पूर्ण विधि नहीं कह सकते हैं, पूरा है, क्योंकि इसमें सब कुछ का विकास होता नहीं है। लेकिन जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो हमारी पाठ्य पुस्तकों में लेखक होता है, जो उससे मिला दिया जाए तो यहाँ पे अच्छा विकल्प बन सकता है सीखने के लिए। आगे है कि आप प्रयोग विधि से भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे प्रयोग करवा कर भी बच्चों से आप भाषा का व्याकरण का ज्ञान दे सकते हैं। प्रत्यक्ष भी, जैसे प्रत्यक्ष का मतलब कोई चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उसको यहाँ पे दिखाकर, तो प्रत्यक्ष विधि से भी आप पढ़ा सकते हैं। खेल विधि से पढ़ा सकते हैं, खेल विधि से एक वचन द्विवचन वचन पढ़ा सकते हैं, लिंग बता सकते हैं, किसी का भेद बता सकते हैं। तो ये सारे विधि से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये है आपका व्याकरण की भूमिका है। तो अब व्याकरण शिक्षण से पहले, कोई व्याकरण शिक्षण शुरुआत करने से पहले उसके पूर्व ज्ञान को जोड़ना आवश्यक होता है। पूर्व ज्ञान मतलब पहले क्या सीखा है। जब पहले के ज्ञान से सीखते तो प्रस्तावना निकालना जरूरी होता है। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कोई विषय आप पढ़ाने जा रहे हो या आप लिंग के बारे में बता रहे हो, कोई बता रहे हो, तो वो बच्चों से बुलवाना है कि हम ये पढ़ेंगे। फिर प्रस्तावना कौशल के बाद आपको जो उसमें उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, दोनों को लेकर हमें व्याकरण की प्रक्रिया पढ़ानी चाहिए। सिर्फ पढ़ाने मात्र से संभव नहीं है, उद्देश्य भी होना चाहिए, हम किसके लिए और क्यों पढ़ा रहे हैं। तो आप बच्चों को व्याकरण सिखाने के लिए आप वाक्य निर्माण दे सकते हैं, लिंग परिवर्तन दे सकते हैं, विलोम आदि कर सकते हैं, पर्यायवाची शब्द दे सकते हैं, जो बिना रटे रटाए भी उन्होंने सीखे जा सकते हैं। तो अब आप जैसे व्याकरण में जो मूल्यतः हमें 3-4 कौशल, बोलना जो बोलते हैं, और लिखना, पढ़ना, सुनना, ये सारे कौशल महत्वपूर्ण है। तो लेखन कौशल के विकास में बच्चों को जो भी है शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, विश्लेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, ये सब का जानकारी होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी सही से उसका उपयोग कर सके। तो ये आपका व्याकरण की कुछ भूमिका था। अब जैसे कि आप कोई शिक्षक के रूप में किसी विद्यालय में जाते हैं, तो यदि आप वहाँ के रहने वाले हैं जहाँ विद्यालय है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समस्या नहीं उत्पन्न होगी। लेकिन आप यदि जो बाहर के कहीं शिक्षक हैं, बाहर के हैं, और आप कहीं पढ़ाने जा रहे हो, तो वहाँ जो भाषा होता है, वहाँ की ग्रामीण भाषा और आपकी जो भाषा है वो अमूमन मिलता नहीं है, कुछ विविधता पाई जाती है। तो भाषाई विविधता को जो आप कक्षा में किस रूप में देखेंगे और वो क्या समस्या उत्पन्न करेगी, उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग जानेंगे। तो हम लोग उसको कहते हैं बहुभाषिकता वाली क्लास। तो बहुभाषिकता क्लास जो है एक संसाधन के रूप में देखा जाता है, ना कि समस्या के रूप में, क्योंकि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और यहाँ पे लगभग सभी धर्मों और सभी देशों के भाषाओं को सम्मान मिला है। तो यदि हम देखें तो हमारे संविधान में लगभग 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। लेकिन जो हम स्कूलों में पठन पाठन करते हैं वो लगभग 47 भाषाएं हम लोग पढ़ते हैं, और प्रशासनिक क्षेत्र में 13 भाषाओं का उपयोग लगभग किया जाता है। रेडियो प्रसारण में 71 भाषाएं का प्रयोग होता है, और मीडिया में जो प्रिंट मीडिया होता है उसमें 87 भाषाओं का प्रयोग होता है। और हमारे देश में लगभग 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसीलिए भारत एक बहुभाषी देश है, इसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। तो एक आप संसाधन के रूप में देखेंगे, ना कि समस्या के रूप में।
अब जो है संसाधन के रूप में देखते हुए आप एक द्विभाषी, त्रिभाषी या बहुभाषी, आप जरा इसको समझें। द्विभाषी मतलब दो भाषा, एक मातृभाषा और एक द्वितीयक भाषा जो हम लोग पढ़ते हैं हिंदी, और मातृभाषा आप जहाँ के हैं। तृतीयक भाषा आप वैकल्पिक रूप में अंग्रेजी जो आपका कार्यालय भाषा के रूप में ले सकते हैं, लेकिन बहुभाषी आप किसी भाषा को सीख सकते हैं। तो हमें बहुभाषी का ही विकास करना चाहिए। एक भाषी द्विभाषी में बच्चों को अधिक समस्या आती हैं, तो द्विभाषी बहुभाषी विकास करना चाहिए। द्विभाषी तक भी ठीक है, लेकिन द्विभाषी से बहुत लोग उन भाषा से कतराते हैं तो उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए बहुभाषी का व्यवस्था होनी चाहिए। आगे जो है हम लोग बात करेंगे कि जो भाषा है उसमें शिक्षण में क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं। तो पहले तो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव पड़ जाता है छात्र पर। तो क्षेत्रीय भाषा, कई लोग देखिए सड़क को सरक रा बोलता है, तो क्षेत्रीय भाषा है। कुछ उसके संस्कृति की पहचान से भी उसको बोलने की शैली अलग होती है। जैसे आप यूपी बिहार के भाषाओं में देख लीजिए, वहाँ पे जैसे ये लोग कॉलेज कहते हैं, उन लोग कॉलेज कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे संस्कृति के आधार पर, वहाँ के रहन सहन के आधार पर, पढ़ना बोलना सुनने के आधार पर भी इसका प्रयोग अलग अलग हो जाता है। तो ये सारी चुनौतियां हैं जो हम लोग भाषाई शिक्षक के रूप में कहीं जाते हैं। तो क्या क्या भाषा में क्या क्या कठिनाइयाँ, क्या क्या त्रुटि, क्या क्या विकार आती है। तो पहले तो पठन संबंधी विकार आती है। पढ़ने में वो लोग भाषा जब पढ़ाई करते हैं तो वो नहीं सही से कर पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, उच्चारण नहीं कर पाते हैं, सही से वर्तनी नहीं कर पाते हैं। फिर कई लोग को श्रवण समस्या होती है, कोई लोग दृष्टि विकार होते हैं, तो किन लोगों को व्याकरण समस्याएं होती है। ये सारे समस्याएं जो हमारे सामने आती हैं जब हम भाषा को सिखाते हैं, तो भाषा पढ़ाते हैं। तो इसीलिए हमें प्राथमिक स्तर पे ही इस चीज़ को दुरुस्त कर देना चाहिए कि क्या कहाँ पर कैसे लिंग वचन से भाषा का प्रयोग होता है। तत्सम तद्भव देशद विदेशद और अल्पप्राण महाप्राण आघोष, ये सब जो घोष, ये सब चीज़ें को जानकारी होनी चाहिए, जिससे बच्चों को जो स्वराघात होता है, बलाघात होता है, ये सब की भी जानकारी देनी चाहिए, जिससे कि बालक ये सब त्रुटियां नहीं कर सके। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज स्किल्स का, यानी भाषा कौशल का। तो भाषा कौशल में पहले बताया 4 को महत्वपूर्ण मानते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। श्रवण कौशल यानी सुनने का कौशल, पाठन या वचन कौशल यानी पढ़ने का, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, और एक लेखन कौशल। तो आप कह सकते हैं कि लेखन कौशल और जो आपका मौखिक कौशल है ये अभिव्यक्ति कौशल है, और जो आपका श्रवण कौशल है और पठन मतलब वाचन कौशल है ये आप ग्रहण कौशल है, इसको ग्रहण करते हैं हम लोग। तो आप श्रवण कौशल का मतलब ही समझ सकते हैं, सुनने का काम होता है। तो सुनने के लिए आप जो है अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे शुद्ध भाषाओं का श्रवण करेंगे तो आपका भाषा भी वैसा ही होगा, आपका शब्दकोश का विकास होगा। तो अध्ययन का आधारशिला भी इसे कहा जाता है। तो इसलिए हमें श्रवण कौशल का विकास बहुत अच्छे से करना चाहिए। हमें यदि इसमें कोई दोष है, आंतरिक दोष है, शारीरिक दोष है, तो इसका इलाज भी हमें कराना चाहिए। तो इससे जो है हमें किसी भी वक्ता की मनोदशा को समझ सकते हैं, श्रवण से यदि सुनते हैं तो इससे हम लोग बलाघात, स्वराघात पे उतार चढ़ाव कैसे होता है इसको भी जान सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग शास्वर वाचन करवा सकते हैं बच्चों से, प्रश्नोत्तर पूछ सकते हैं तो उससे सुन के भी सीखता है, कहानी सुना सकते हैं, उसके भी श्रुति लेख लिखवा सकते हैं, भाषण आदि की क्रिया। ऐसे भाषण तो बोलने की प्रक्रिया है, लेकिन इससे अब श्रवण भी किया जा सकता है। श्रुति लेख तो लिखने की प्रक्रिया है, लेकिन वो लिखा हुआ पढ़ के और जब पढ़ के सुनाया जाए तो उसको श्रवण भी कर सकता है। यदि इसको और अधिक इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आप लोग ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, चलचित्र, दूरदर्शन इत्यादि का प्रयोग आप कर सकते हैं, या वीडियो का प्रयोग कर सकते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह से जो पाठन कौशल है, जो पढ़ने का कौशल है, इसमें पढ़ने का मतलब पढ़ना, किसी चीज़ को रीडिंग डालना, बोलना। तो इस कौशल में जो है आपको अपने जो पढ़ रहे हैं तो इसमें भी आपको लिखित भाषाओं को भी जानने की आज़ादी मिलती है, और इसमें जो है आपको काफ़ी
रोचक और सामाजिक राजनीतिक चीज़ों को समझने का भी मौका मिलता है। तो इसके अध्ययन से आप कह सकते हैं कि अध्ययन के विकास में वाचन का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है, क्योंकि इससे हम अध्ययन करते हैं। अब जो है इसके अध्ययन के आधार पर जो है इसको हम लोग कुछ शिक्षण विधियों का भी बात करें तो इसमें हम लोग वर्णबोध, यदि पाठन में पहले वर्णबोध होना चाहिए बच्चों को, तभी वो सही से सीख पाएगा। और उसका ध्वनि का सम्य विधि विकास होना चाहिए, उच्चारण का विकास होना चाहिए। तो इस तरह से वो अर्थ का भी विकास होना चाहिए, तो अर्थ के अनुसार भी बच्चा सही से पढ़ पाएगा। तो इस तरह से हम लोग बच्चे में वाचन या पठन कौशल का विकास कर सकते हैं। इसमें कुछ त्रुटियां भी आ जाती हैं, जैसे अटक अटक कर बोलना है ना, वाचन गति का तीव्र ना होना, अब भाव का प्रदर्शन नहीं कर पाना। भाव एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति होता है जो शब्दों से अधिक महत्व रखता है। शब्द जैसे सौर्य भी बहुत रूप से बोला जाता है, तो भाव का जो अभिव्यक्ति होता है महत्वपूर्ण होता है। तो ये सारी चीज़ें वाचन कौशल में आना चाहिए। वाचन कौशल दो तरह का होता है, एक तो स्वर वाचन, एक मौन वाचन। मौन वाचन जब हम किसी गहन अध्ययन करते हैं उसके लिए करते हैं, और इसमें समय का आपका एनर्जी भी बचता है। और जो स्वर वाचन होता है ये किसी को पढ़ाने के लिए या सुनाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग वाचन कौशल का विकास कर सकते हैं। अब ऐसा देखा जाता है, आइए दोनों में अंतर देखें, मौन वाचन में और स्वर वाचन में। तो लगभग आदि जो बच्चा स्वर वाचन 70 शब्द करता है 1 मिनट में, तो लगभग 210 शब्द कर सकता है वो आपको मौन वाचन में। तो ये अंतर पड़ जाता है 210 और 70 का, इतना का डिफरेंस है मित्रों। तो मौन वाचन का उद्देश्य मूल रूप से चिंतन करना है, किसी को गहराई से गंभीरता से सीखने के लिए है। तो मौखिक मतलब बोलना, तो बोलने का भी महत्व होता है। स्पष्ट बोलना चाहिए, शुद्ध बोलना चाहिए, शिष्टाचार से बोलना चाहिए, प्रवाह से बोलना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आपको जैसे आपकी संगति होगी वैसे ही आपका ये सारे गुणों का विकास होगा। लेखन कौशल भी आपका महत्वपूर्ण है। आप बोलने में गलतियां करें, यदि किसी कारण से नहीं पकड़ी जाती है, लेकिन लिखने के कौशल में वो पकड़ी चली जाएगी। और जो बोलते समय आप धारा प्रवाह बोल रहे हो तो कुछ अशुद्धियों को नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन लेखन कौशल में नहीं किया जा सकता है। तो लेखन कौशल काफ़ी इम्पोर्टेंट कौशल है। तो इसके लिए सारे जो अवगुण है इसको दूर करते हुए लेखन कौशल का विकास करना चाहिए। तो लेखन कौशल के विकास करने के लिए बहुत सारे प्रविधियां हैं, जिसमें एक मॉन्टेसरी विधि है। तो मॉन्टेसरी विधि में कहा गया है आँख, कान और हाथ, ये तीनों समुचित प्रयोग यदि आप सही से करते हो तो आपका लेखन कौशल बहुत ही प्रभावशाली होगा। अब जो है लेखन कैसा होना चाहिए, तो सुंदर होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। उसमें कलम पकड़ने का तरीका सही होना चाहिए, बाएं से दाएं ओर की लिखना चाहिए, बैठने का सही ढंग होना चाहिए, तभी आपका सही होगा। सुडौल अक्षर होना चाहिए, गोल होना चाहिए, सिरों को अंडरलाइन करना चाहिए। इस तरह से आप ये लिखावट को लेखन कौशल को आप विकास कर सकते हैं। अब हम बात करें कि भाषा का बोध, बोलना सुनना, तो मूल्यांकन। तो मूल्यांकन कैसे करते हैं, यानी मूल्यों का आंकन। तो मूल्यों का आंकन यानी आपने क्या पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है, उसका आकलन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आकलन करने के लिए आप किसी भी परीक्षण को करने के लिए आपको 3 चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, 3 चरण की आवश्यकता पड़ेगी। अभिकल्पना, रचना और परीक्षण। तो अभिकल्पना मतलब उसके सोचने की शक्ति, रचना मतलब कैसे लेना है, और प्रशिक्षण मतलब प्रशासन मतलब पूरी प्रक्रिया को सही ढंग से करना है। तो किसी भी बच्चे को सही तरह से करने के लिए उसकी सारा भाषा का जो जितना भी उन्हें शुरू से लेके अंत तक जो भी कार्य किया है उसका रिकॉर्ड रखना, जिसको हम लोग पोर्टफोलियो भी कहते हैं। पोर्टफोलियो में उसका सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, उसके अनुसार अध्ययन करके उसके बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। तो बाकी हम लोग पढ़ेंगे इसमें परीक्षण में क्या क्या होता है, तो अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग और थोड़ा सा सीखेंगे। लगभग इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही मैं बता रहा हूँ। तो मित्रों,
यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं कि वो भी यहाँ से लाभ उठा सकें। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।